ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम साइंस पार्ट 5 परमाणु का अंतर्भाग इस विषय को पढ़ेंगे। पाठ की शुरुआत में सबसे पहले हम द्रव्य, अणु और परमाणु क्या होते हैं, जिसे आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़े हैं, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि द्रव्य अर्थात मैटर क्या होता है और उसकी क्या विशेषता होती है, इसे समझेंगे। तो द्रव्य वे पदार्थ अथवा वस्तुएं जिनका अपना आकार होता है, आयतन होता है, घनत्व होता है, उसका अपना एक भार होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। यह अणुओं से मिलकर बने होते हैं। बच्चों, द्रव और द्रव्य अलग अलग होते हैं। द्रव एक तरल पदार्थ होता है और द्रव्य में पदार्थ की कई अवस्थाएं होती हैं। बच्चों, द्रव्य का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस ये तीन भाग हैं और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण ये दो भाग हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व और यौगिक होते हैं, मिश्रण में समभांगी और विषमभांगी मिश्रण होते हैं। तत्व धातु, अधातु और उपधातु तीन रूप में पाया जाता है तथा यौगिक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अब हम अणु अर्थात मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे। एक या एक से अधिक परमाणुओं के संयोग से बने कण को अणु कहते हैं। इनके परमाणु आपस में एक दूसरे से रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु एक ही तत्व के परमाणुओं अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोग से जुड़े होते हैं। और परमाणु अर्थात एटम किसे कहते हैं? रासायनिक संयोग में भाग लेने वाला किसी भी तत्व का छोटे से अति छोटा कण जिसका विभाजन संभव न हो उसे हम परमाणु कहते हैं। यह द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है। बच्चों, परमाणु संबंधी संकल्पना यह लगभग 2500 वर्षों से भी पुरानी है। परमाणु की संकल्पना सबसे पहले भारतीय दार्शनिक कणाद ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रतिपादित किया था, जिन्होंने बताया था कि द्रव्य के अतिसूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं जो अविभाज्य होते हैं। उसके पश्चात ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने ईसा पूर्व सन 5वीं शताब्दी में बताया कि द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को एटम कहते हैं जो अविभाज्य होते हैं। ग्रीक भाषा में एटमॉस का अर्थ है विभाजित न होने वाला। उसके पश्चात आधुनिक वैज्ञानिकों में डाल्टन ने परमाणु प्रतिकृति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन के पश्चात अनेक वैज्ञानिकों ने पूर्व के प्रतिपादित सिद्धांत में कुछ बदलाव करके नए परमाणु प्रतिकृति का सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसमें क्रमशः जे थॉमसन, रुदरफोर्ड एवं नील्स बोर वैज्ञानिक प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। हम इनके सिद्धांत के बारे में आगे संक्षिप्त रूप में जानेंगे। बोर के परमाणु प्रतिकृति के पश्चात और कुछ परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत किए गए। उसके पश्चात उदित हुई पुंज यांत्रिकी इस नई विज्ञान शाखा में परमाणु संरचना का गहन अध्ययन किया गया। इनके बारे में संक्षिप्त रूप से आगे हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। सन 1803 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने यह मत प्रतिपादित किया कि द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य तथा अविनाशी होते हैं। परमाणु यह कठोर ठोस गोले के समान तथा इसकी अपनी संरचना होती है। एक ही तत्व के सभी परमाणु एक ही समान होते हैं, अर्थात इनके गुणधर्म एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। उनके द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि बूंदी के लड्डू छोटे छोटे बूंदी से बनी हुई गोल रचना होती है, उसी प्रकार ठोस गेंद की आंतरिक रचना कठोर तथा एक दूसरे से चिपकी हुई होती है। अब हम जे थॉमसन का प्लम पुडिंग परमाणु सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जिसे हम तरबूज मॉडल सिद्धांत भी कहते हैं। बच्चों, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु में द्रव्यमान का वितरण सभी ओर एक समान होता है, जबकि वैज्ञानिक थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि परमाणु के अंदर ऋण आवेशित कण होते हैं, जिनका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में लगभग 1800 गुना कम होता है। इन्हीं ऋण आवेश को आगे चलकर इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाने लगा और ये प्राकृतिक रूप से ही विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए थॉमसन ने प्लम पुडिंग परमाणु प्रतिकृति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। बच्चों, थॉमसन ने परमाणु संरचना का प्रथम परमाणु प्रतिकृति सिद्धांत सन 1904 ईस्वी में प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि परमाणु में सर्वत्र धन आवेश फैला होता है और उसमें ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं। ये एक दूसरे को आपस में संतुलित करते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत आवेशित दृष्टि से उदासीन होते हैं।
जैसे कि उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया, तरबूज में जो लाल गुदा वाला भाग होता है वह सर्वत्र फैला होता है, उसे वह धन आवेश मानते हैं। और तरबूज में जो बीज वाला भाग होता है जो काला कलर का होता है उसे वे ऋण आवेश मानते हैं। उनका मानना था कि यही रचना परमाणुओं में भी होती है। बच्चों, प्लम पुडिंग यह एक केक के समान मीठा खाद्य पदार्थ होता है जिस पर प्लम नामक फल के सूखे दाने उस पर फैलाए होते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि कैरम बोर्ड के खेल में स्ट्राइकर से उनकी गोटियों पर गलत निशाना लगता है तो स्ट्राइकर सीधे आगे की ओर चले जाते हैं, किंतु यदि निशाना सही लगता है तो स्ट्राइकर गोटी से टकराकर दाएं, बाएं अथवा तिरछी दिशा में चले जाते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने नाभिकीय परमाणु प्रतिकृति का सिद्धांत सन 1911 में प्रस्तुत किया। उन्होंने विकिरण प्रयोग द्वारा परमाणु के अंतर्भाग को समझने का प्रयास किया। रुदरफोर्ड ने सोने की अत्यधिक पतली चद्दर जिसकी मोटाई लगभग 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर अर्थात 1 मिलीमीटर का 10,000वां भाग लिया तथा चद्दर के चारों ओर वृत्ताकार भाग में प्रतिदीप्तिमान, जिसे हम फ्लोरोसेंट कहते हैं, उसका पर्दा लगाया। इसके पश्चात उन्होंने रेडियोधर्मी तत्व से कणों की सोने की परत पर बौछार कराई। उनका यह मानना था कि थॉमसन के सिद्धांत के अनुसार यदि परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान का वितरण सर्वत्र एक समान होगा तो सोने की पन्नी में परमाणुओं में स्थित धन आवेशित कणों से अल्फा कण टकराकर परावर्तित होंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों? नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी के आर पार चले गए। नंबर 2, कुछ अल्फा कण मूल मार्ग से न्यून कोण पर विचलित हुए। नंबर 3, उससे भी कुछ ही अल्फा कण अधिक कोण पर विचलित हुए। और नंबर 4, लगभग 20,000 बौछार कराए गए अल्फा कणों में केवल एक ही कण मूल मार्ग के विपरीत दिशा में परावर्तित हुए। इस प्रयोग के आधार पर रुदरफोर्ड ने अपना मत प्रतिपादित किया कि बड़ी संख्या में आर पार गए कण यह दर्शाते हैं कि उनके मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं थी। इसका अर्थ सोने की ठोस अवस्था वाली पन्नी के परमाणुओं के बीच बहुत सी जगह होनी चाहिए। जिन कणों का न्यून कोण या अधिक कोण में विचलन हुआ उनके मार्ग में रुकावट आई। इसका अर्थ है कि रुकावट उत्पन्न करने वाला परमाणु का धन आवेशित और ठोस भाग परमाणु के मध्य भाग में था। इस आधार पर रुदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय प्रतिकृति सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। नंबर 1, परमाणु के केंद्र स्थान पर धन आवेशित नाभिक होता है। नंबर 2, परमाणु का करीब करीब संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। नंबर 3, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक ऋण आवेशित कण परिभ्रमण करता है, अर्थात उसके चारों ओर घूमता है। नंबर 4, सभी इलेक्ट्रॉनों का एकत्रित ऋण आवेश या नाभिक पर स्थिर धनावेश के बराबर होने के कारण विजातीय आवेशों का संतुलन होकर परमाणु यह विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। और नंबर 5, परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के बीच रिक्त जगह होती है। बच्चों, वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करने वाले विद्युत आवेशित वस्तुओं की ऊर्जा कम होती जाती है, ऐसा भौतिक शास्त्र का प्रस्थापित नियम है। किंतु रुदरफोर्ड ने जो विकिरण का प्रयोग प्रस्तुत किया उसमें प्रतिकृति का परमाणु अस्थायी होता है, अर्थात उसकी ऊर्जा कम अधिक होती है। किंतु वास्तव में रेडियोधर्मी परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं में स्थायी भाव होता है, अर्थात जो भौतिक शास्त्र का प्रस्थापित नियम है वही होता है। बच्चों, रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति की यह त्रुटि नील बोर नामक वैज्ञानिक ने सन 1913 में दूर की। बच्चों, सन 1913 में डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर ने स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत कर परमाणुओं का स्थायी भाव स्पष्ट किया। बोर के परमाणु प्रतिकृति के महत्वपूर्ण आधार इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1, परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने वाले समकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षाओं में होते हैं, अर्थात परमाणु के केंद्र से समान दूरी पर इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। नंबर 2, विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर होती है, अर्थात जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते हैं उस कक्षा में ऊर्जा एक समान होती है। और नंबर 3, इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा अवशोषित करते हैं और बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। बच्चों, बोर के परमाणु प्रतिकृति के पश्चात और भी कुछ परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत किए गए। उसके पश्चात उदित हुई
पुंज यांत्रिकी इस नई विज्ञान शाखा में परमाणु संरचना का गहन अध्ययन किया गया है। इन सबसे परमाणु संरचना के विषय में ज्ञात हुए मूलभूत तत्व के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।